बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और घने वनों से घिरा प्रतापगढ़ राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा प्रताप सेन का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और प्रजावत्सल राजा थे। उनके और उनकी पत्नी भानुमति के बीच गहरा प्रेम था, किंतु एक दुख उन्हें खाए जा रहा था। विवाह के कई वर्षों बाद भी वे निसंतान थे। राजा और रानी ने हर देवी देवता की आराधना की, व्रत उपवास किए, दान पुण्य किया, परंतु संतान सुख उनसे दूर ही रहा। आखिरकार उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलवाया। राजपुरोहित ने राजा की जन्म कुंडली को देखकर कहा, महाराज, संतान का योग है, पर यदि आपको पुत्र प्राप्त हुआ तो वह अल्पायु में ही राजमहल छोड़ देगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। किंतु यदि आप पुत्री की कामना करेंगे तो उसे आप 18 वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। यह सुनकर राजा प्रताप सेन चिंतित हो उठे। उन्होंने रानी से परामर्श किया। दोनों ने निश्चय किया कि वंश से अधिक उन्हें संतान का साथ चाहिए। उन्होंने पुत्री की कामना से ईश्वर की आराधना आरंभ कर दी। समय आया और रानी भानुमति ने एक कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कन्या बहुत सुंदर, तेजस्वी और शांत स्वभाव की थी। राजा ने उसका नाम चंद्रिका रखा। राजपुरोहित की भविष्यवाणी उन्हें बेचैन कर देती थी। वह सोचते थे कि उनकी पुत्री के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी चिंता में उन्होंने एक निर्णय किया। राजा ने राजमहल के नीचे एक भूमिगत महल बनवाया। राजकुमारी का लालन पालन उसे भूमिगत महल में होने लगा। उसके लिए एक दाई माँ रखी गई। चंद्रिका को शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वह कसीदाकारी में निपुण हो गई। संगीत में उसकी रुचि बढ़ती गई। राजा का यह आदेश था कि चंद्रिका को कभी भी यह ना बताया जाए कि इस महल के ऊपर भी कोई दुनिया है। राजकुमारी को लगता था कि यही संसार संपूर्ण है। वह महल में आती रोशनी को देवी का वरदान मानती थी। हवा को किसी अदृश्य देवता की सांस समझती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके भीतर प्रश्न जन्म लेते गए। वह अक्सर पूछती, दाई माँ, यह रोशनी ऊपर से आती है तो ऊपर क्या है? दाई माँ हर बार यह कहकर बात बदल देती, बिटिया, ऊपर वही है जो नीचे है, बस और कुछ नहीं। कभी कभी चंद्रिका दीवार से कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करती। उसे लगता जैसे कहीं बहुत दूर से कोई उसे पुकार रहा हो। राजा प्रताप सेन अपनी पुत्री से मिलने नीचे आते, उसे गोद में बिठाते, उसका माथा चूमते। रानी भानुमति भी बेटी से बहुत प्रेम करती थी। वह जानती थी कि वे अपनी बेटी से स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं। 18 वर्ष ऐसे ही बीत गए। राजकुमारी चंद्रिका अब युवती बन चुकी थी। एक दिन उसने दाई माँ का हाथ पकड़ लिया और मजबूत स्वर में बोली, मुझे सच जानना है, मेरे ऊपर क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। दाई माँ का हृदय कांप उठा। उसे राजा की आज्ञा याद आई, पर उससे अधिक उसे उस बच्ची का विश्वास याद आया जिसे उसने गोद में खिलाया था। सुबह होने पर उसने राजकुमारी से कहा, बिटिया, आज मैं तुम्हें महल के ऊपर की दुनिया दिखाने जा रही हूँ, पर इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं। ऊपर पहुँचते ही उसकी आंखें बंद हो गई। इतने वर्षों में उसने कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली।
उसने पहली बार सूरज, आकाश, रंग बिरंगे फूल, पक्षी आदि देखे। वह अभी इस नए जादुई से लगते संसार को देख ही रही थी कि एक बड़ी सी चिड़िया आकाश में उड़ती हुई आई और राजकुमारी को अपने पंजे में पकड़कर उड़ा ले गई। यह कोई साधारण पंछी नहीं था, यह ऊंचे पर्वतों पर रहता था। यह पंछी उन स्थानों से जुड़ा होता है जहां दुर्लभ औषधियां उगती हैं, ऐसी औषधियां जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को छू सकती हैं। वह पंछी मनुष्यों को तभी उठाता था जब भाग्य की धारा को मोड़ना आवश्यक हो। पंछी उड़ता रहा। कई कोस दूर एक साधारण सा गांव दिखाई दिया। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग। पंछी ने एक घर की छत पर धीरे से राजकुमारी को उतार दिया और बिना रुके आकाश में विलीन हो गई। राजकुमारी ने अपने चारों ओर देखा। यह संसार राजमहल से बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर में खेतों से लौटता हुआ किसान और उसका बेटा उस घर की ओर आए। किसान की नजर छत पर पड़ी। वहां सूर्य के प्रकाश में कुछ चमक रहा था। किसान ने कहा, अरे वह छत पर चमकदार चीज क्या है? जरा देखो तो। दोनों जल्दी से सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक युवती हीरों का मुकुट पहने छत पर बैठी है। किसान ने धीरे से पूछा, बेटी तू कौन है? राजकुमारी कुछ क्षण चुप रही। उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से डर लग रहा था, इसलिए उसने केवल इतना कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। कृपया मुझे आश्रय दीजिए। किसान ने अपनी बहू को आवाज दी और युवती को नीचे उतार लिया। किसान की एक पत्नी और 5 बेटियां थीं। बेटियां गाय भैंसों की देखभाल करती थीं और दूध दही का काम संभालती थीं। उस दिन से राजकुमारी चंद्रिका उस घर में रहने लगी। सुबह जल्दी उठना, पशुओं की सेवा करना, दूध दुहना, चूल्हे पर भोजन बनाना, यह सब उसके लिए नया था। किसान की बेटियां उसे बहन कहने लगी। चंद्रिका ने अपने भीतर की राजकुमारी को मौन छिपा लिया और स्वयं को ग्वालिन मान लिया। उसके सिर पर जो मुकुट था, उसके हीरे उनकी गरीबी के लिए अनमोल थे। किसान ने उन हीरों को धीरे धीरे बेचकर परिवार का खर्च चलाया। हर महीने एक हीरा बिकता और उस धन से पूरे घर में आनंद रहता। चंद्रिका यह सब देखती और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती कि उसके कारण किसी का भला हो रहा है। कुछ ही वर्षों में मुकुट के सारे हीरे समाप्त हो गए। घर की आर्थिक स्थिति फिर वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। अगली सुबह चंद्रिका ने किसान की पत्नी से कहा, माँ, मैं आप सबके लिए बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे कोई काम करने दीजिए। किसान की पत्नी ने कहा, बिटिया तू हमारे लिए बोझ नहीं है। चंद्रिका ने अपनी कला के बारे में बताया। उसने कहा कि वह राजसी वस्त्रों पर कढ़ाई कर सकती है। पहले तो किसान की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। एक ग्वालिन भला राजसी काम कैसे कर सकती है? पर मां ने निश्चय कर लिया कि वह नगर जाकर रानी से काम मांगेगी। अगले ही दिन भोर होते ही किसान की पत्नी नगर की ओर चल पड़ी। उसके मन में संकोच भी था और आशा भी। वह जानती थी कि राजमहल तक पहुंचना और वहां काम मांगना किसी ग्वालिन के लिए आसान नहीं होता। पर चंद्रिका की दृढ़ इच्छा और उसकी कला पर उसे भरोसा था। राजमहल पहुंचकर किसान की पत्नी ने जैसे ही काम मांगा, रानी के मुख पर मुस्कान आ गई। रानी ने कहा, तुम्हारी बिटिया तो ग्वालिने हैं, वह राजसी वस्त्रों पर कशीदेकारी कैसे कर पाएंगी?
किसान की पत्नी काम के लिए निवेदन करने लगी। रानी ने अनिच्छा से एक रुमाल, कुछ सुनहरे धागे और सुई देकर कहा, ठीक है, देख लेते हैं, इसे कढ़ाई करके ले आना। कई दिनों तक चंद्रिका पूरे मन से उस रुमाल पर काम करती रही। जब वह रुमाल पूरा हुआ तो उस पर बनी बेलें, फूल और आकृतियां इतनी सजीव थी कि मानो वे बोल उठेंगी। जब किसान की पत्नी वह रुमाल लेकर राजमहल पहुंची और रानी ने उसे देखा तो वे अचंभित रह गई। रानी ने 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए और एक चादर कढ़ाई के लिए सौंप दी। दूसरी बार जब चादर लौटी तो उसकी सुंदरता ने रानी को और अधिक प्रभावित किया। इस बार 3 सोने के सिक्के दिए गए। साथ ही रानी ने अपनी एक पुरानी पोशाक सजाने के लिए दे दी। चंद्रिका ने उस पोशाक पर ऐसी कशीदेकारी की कि वह साधारण वस्त्र से एक भव्य दरबारी परिधान बन गई। जब वह पोशाक रानी ने पहनी तो पूरे दरबार ने उनकी प्रशंसा की। रानी ने किसान की पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारी बेटी ने यह कला कहाँ सीखी? किसान की पत्नी घबरा गई। उसने कहा, महारानी, मेरी बेटी खाली समय में मंदिर जाया करती है, वहाँ के पुजारी ने उसे यह सब सिखाया। रानी ने बात तो मान ली। उसी समय राजमहल में राजकुमार के विवाह की तैयारियां चल रही थी। रानी ने निश्चय किया कि विवाह के सभी वस्त्रों की कशीदेकारी वही ग्वालिन करेगी। जब यह बात राजकुमार तक पहुंची कि उसके विवाह के वस्त्र एक साधारण ग्वालिन द्वारा सजाए जा रहे हैं, जिसके हाथों में ऐसी अद्भुत कला थी कि राजसी वस्त्र भी जीवित हो उठते थे, तो उसने मन ही मन उस ग्वालिन लड़की को देखने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजकुमार ने बिना किसी को बताए साधारण वस्त्र धारण किए और अपने एक विश्वस्त सेवक के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां वह कशीदेकारी करने वाली युवती रहती थी। जब वह किसान के घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में एक युवती बैठकर कढ़ाई कर रही थी। वह चंद्रिका थी। साधारण वस्त्रों में भी उसके चेहरे पर एक अनोखी गरिमा थी। उसके हाथ सुई धागे के साथ कुशलता से चल रहे थे। राजकुमार कुछ पल वहीं खड़ा रहा, बिना बोले, केवल उसे देखता रहा। जब चंद्रिका की दृष्टि उस अजनबी पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसके वस्त्र तुम सजाती हो। यह सुनकर चंद्रिका को आभास हो गया कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने सिर झुका लिया और अपने काम में लग गई। राजकुमार अब बहाने बनाकर बार बार आने लगा, कभी कशीदेकारी देखने, कभी वस्त्र लाने, तो कभी बस यूं ही। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत होने लगी। चंद्रिका कम बोलती थी पर उसकी हर बात में गहराई होती थी। राजकुमार उसके संयम, सरलता और आत्मसम्मान से प्रभावित होने लगा। समय के साथ राजकुमार का आकर्षण प्रेम में बदलने लगा। एक दिन जब चंद्रिका अकेली कशीदेकारी में लीन थी, राजकुमार वहां आ पहुंचा। उस समय उसके मन में भावनाओं का उफान था। वह अपने संयम पर नियंत्रण नहीं रख सका। अचानक उसने चंद्रिका का हाथ पकड़ लिया। चंद्रिका घबरा गई। उसका चेहरा भय और क्रोध से भर उठा। उसके हाथ में उस समय कशीदेकारी की सुई थी। झटके में वह सुई राजकुमार की छाती में चुभ गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। राजकुमार के मुख से एक चीख निकली और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। चंद्रिका कांप उठी कि यह क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शोर सुनकर किसान और गांव के लोग दौड़ पड़े। राजकुमार को पहचानते ही सबके चेहरे पर भय आ गया। बिना देर किए
चंद्रिका को पकड़ लिया गया और राजमहल ले जाया गया। राजमहल में कोहराम मच गया। राजकुमार को मृत मान लिया गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। पूरे नगर में मातम छा गया। विशेष न्याय सभा बुलाई गई। निर्णय का भार राजा की चारों बेटियों, राजकुमार की बहनों पर डाला गया। सभा में चंद्रिका सिर झुकाए खड़ी थी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना भय महसूस किया था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कठोर स्वर में कहा, अपराध का दंड मृत्यु है। दूसरी ने कहा, इसे आजीवन कारावास दिया जाए। तीसरी ने उसकी कम आयु को ध्यान में रखते हुए 20 वर्ष के लिए कारावास का सुझाव दिया। अंत में सबसे छोटी राजकुमारी उठी। उसके चेहरे पर दया थी। उसने शांत स्वर में कहा, राजकुमार की मृत्यु दुर्घटना थी। युवती का इरादा हत्या का नहीं था। मेरा सुझाव है कि इसे राजकुमार के शरीर के साथ 8 वर्षों का एकांतवास दिया जाए। इससे इसे अपने कर्म का पश्चाताप का अवसर मिलेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। अंत में इसी निर्णय पर मोहर लगी। चंद्रिका को राजकुमार के निर्जीव शरीर के साथ एक ऊंची मीनार में बंद कर दिया गया। जब उसे वहां ले जाया जा रहा था, तब सबसे छोटी राजकुमारी ने उसके कान में धीरे से कहा, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऊंची मीनार के भीतर का जीवन निस्तब्ध था। मोटी पत्थर की दीवारें और एक भारी लोहे का द्वार, यही अब चंद्रिका की दुनिया थी। उसी कक्ष के बीचों बीच राजकुमार का निर्जीव शरीर रखा गया। दीपक की रोशनी राजकुमार के चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो वह अभी बोल उठेगा, पर वह मौन ही रहता। पहले कई दिनों तक चंद्रिका भीतर से टूटती रही। उसे अपना क्रोध, अपनी असावधानी और वह क्षण बार बार याद आता जिसने सब कुछ बदल दिया था। वह राजकुमार के पास बैठकर रोती, उससे क्षमा मांगती, स्वयं को दोषी ठहराती, और समय लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे उसका रोना थम गया। शोक अब पश्चाताप में बदल गया। वह दिनचर्या में बंध गई। सुबह उठकर प्रार्थना करना, राजकुमार के शरीर की सेवा करना, कक्ष की सफाई करना, यह दंड अब उसे सजा नहीं तपस्या लगने लगा था। सबसे छोटी राजकुमारी ने अपना वचन निभाया। गुप्त रूप से उसके लिए भोजन, वस्त्र और औषधियां भिजवाती रही। कभी कभी वह स्वयं भी आकर चंद्रिका का हाल पूछती। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन चंद्रिका ने मीनार की छत पर कुछ हलचल महसूस की। उसने देखा वही विशाल पंखों वाली चिड़िया शिखर पर बैठी थी। यह वही चिड़िया थी जिसने उसे पहली बार संसार दिखाया था। ग्वालिन युवती ने बड़ी आशा से उसे देखा, पहचाना और उससे कहा, ओ प्यारे पंछी, मुझे फिर वैसे ही यहाँ से उठा ले चलो जैसे मेरे पिता के बगीचे से मुझे उठाया था। लेकिन इस प्रार्थना का चिड़िया पर कोई असर नहीं हुआ। पंछी ने मीनार में घोंसला बनाया और उसमें 2 अंडे दे दिए। समय आने पर अंडों में से बच्चे निकल आए। चिड़िया दिन भर दाना चुग कर लाती, बच्चों को खिलाती, और बंदी युवती रोज पंछी से अपनी बात कहने के लिए छत पर आती। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने मीनार से आती आवाजें सुनी। उसने देखा कि कैद युवती किसी पंछी से बातें कर रही है। उसे असामान्य लगा। उसने राजा को सूचित किया। राजा ने आदेश दिया उस घोंसले को तुरंत हटाया जाए। पहरेदारों ने घोंसले को नीचे गिरा दिया। चिड़िया के बच्चे जब घोंसले के साथ मीनार की जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही मर गए। शाम को बंदी युवती ने देखा कि पंछी अपने पंजों में एक विशेष बूटी कहीं से लेकर आई और मृत बच्चों के शरीर पर उसे सहलाने लगा। उनकी छोटी चोंच में उसका रस डाला। कुछ ही पलों में वे बच्चे हिलने लगे, फिर चहचहाने लगे।
चंद्रिका समझ गई यह कोई साधारण पंछी नहीं, यह पर्वतीय औषधियों की संरक्षक थी। युवती ने पंछी से कहा, ओ प्यारी पंछी, यह बूटी मुझे भी दे दो। इस बार चिड़िया ने उसकी बात मान ली और बची हुई सारी बूटी उसे दे दी। फिर अपने बच्चे के साथ आकाश की ओर उड़ते हुए कहीं दूर चली गई। चंद्रिका ने उस बूटी को राजकुमार के शरीर पर लगाया। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमार की पलकों में कंपन हुई। उसने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। सामने बैठी युवती को देखकर वह कुछ समझ नहीं पाया। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। धीरे धीरे राजकुमार की चेतना लौटने लगी। उसने देखा पत्थर की दीवारें, मध्यम दीपक और वही युवती जिसे वह अंतिम क्षण में देख पाया था। स्मृतियां एक एक कर लौटने लगी। गांव, कशीदेकारी, सुई का चुभना, अंधेरा। जब उसे सब कुछ समझ में आया तो उसने गहरी सांस ली। चंद्रिका ने उसे चिड़िया, उसके बच्चों और संजीवनी बूटी की पूरी कथा सुना दी। राजकुमार देर तक मौन रहा। फिर उसने कहा, मेरे कारण ही तुम्हें दंड मिला है। यदि तुम्हें एकांतवास मिला है तो मुझे भी इसे साझा करना चाहिए। उसने स्वयं निर्णय लिया कि जब तक सजा की अवधि पूरी नहीं होगी वह मीनार से बाहर नहीं जाएगा। अब मीनार में 2 कैदी थे, पर वातावरण बदल चुका था। चंद्रिका अब अकेली नहीं थी। दोनों एक दूसरे की सेवा करते, एक दूसरे के मौन को समझते। शब्द कम थे, भाव अधिक। सबसे छोटी राजकुमारी को सच का पता चल चुका था। उसने यह रहस्य अपने हृदय में बंद रखा। गुप्त रूप से वह दोनों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं भिजवाती थी। उसने पहरेदारों को भी भ्रम में रखा ताकि कोई संदेह न कर सके। दिन बीतते गए। एक दिन राजकुमार ने अपनी छोटी बहन से निवेदन किया, यदि संभव हो तो मुझे एक सारंगी भिजवा दो। कुछ दिनों बाद सारंगी आ पहुंची। संध्या के समय राजकुमार उसकी तारों को छेड़ता और मधुर धुनें मीनार में गूंज उठती। चंद्रिका उन धुनों पर गाने लगी। रात के सन्नाटे में जब यह संगीत हवा में तैरता तो राजमहल की ऊंची अटारियों तक पहुंच जाता। एक रात बड़ी तीनों राजकुमारियों ने वह ध्वनि सुनी। वे चकित रह गई। उन्होंने सोचा यह कैसे संभव है, पर जब वे जांच करने पहुंची तो उन्हें सब कुछ वैसा ही दिखा। राजकुमार निर्जीव पड़ा हुआ था और युवती शोक में डूबी हुई थी। वे लौट आई, पर संगीत थमता नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा ने आदेश दिया कि उस कैद युवती को दूसरी जगह बंद किया जाए। पहरेदार मीनार पहुंचे। जब उन्होंने द्वार खोला तो उनके सामने जीवित स्वस्थ राजकुमार खड़ा था। वे स्तब्ध रह गए। समाचार बिजली की तरह पूरे महल में फैल गया। राजा और रानी दौड़ते हुए आए। वर्षों का शोक आनंद में बदल गया। राजकुमार ने सबके सामने कहा, मेरा जीवन इस युवती ने बचाया है और मैं इसी से विवाह करना चाहता हूँ। यह बात तुरंत मान ली गई, पर 3 बड़ी राजकुमारियां यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि एक ग्वालिन उनकी भाभी बने। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। राजकुमार के जीवित लौट आने से पूरे नगर में दीप जल उठे थे। राजा और रानी की आंखों में संतोष और प्रसन्नता थी। विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई, पर जहां एक और आनंद था, वहीं दूसरी ओर 3 बड़ी राजकुमारियों के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक ग्वालिन जो कभी दूध, दही और कशीदेकारी के काम से जुड़ी रही, अब उनकी भाभी बने। विवाह से कुछ दिन पहले चंद्रिका ने अपनी होने वाली ननदों से कहा, दीदी, विवाह से पहले मैं एक बार अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती हूँ। आप सबके लिए क्या उपहार लाऊं? तीनों बड़ी राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सबसे बड़ी राजकुमारी बोली, एक ग्वालिन की बेटी, और क्या लाएगी? मेरे लिए एक लोटा दूध ले आना। दूसरी ने हंसते हुए कहा,
मेरे लिए एक मटकी दही बहुत है। तीसरे ने व्यंग किया, मुझे तो बस एक कटोरी मक्खन चाहिए। सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, मेरे लिए तो मेरा भैया ही सबसे बड़ा उपहार है। चंद्रिका ने सबकी बातें सुनी और यात्रा पर निकल गई, पर वह किसान के घर नहीं गई। वह सीधे उस स्थान की ओर गई जहां उसने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे। प्रतापगढ़ का भूमिगत महल। राजा प्रताप सेन और रानी भानुमति अपनी बेटी को देखकर प्रसन्न हो गए। वर्षों का वियोग आंसुओं में बदल गया। चंद्रिका ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। चिड़िया, गांव, कशीदेकारी, एकांतवास और पुनर्जीवन। राजा और रानी समझ गए कि भाग्य ने उनकी बेटी की रक्षा स्वयं की है। कुछ दिनों बाद एक भव्य बग्गी सजी, सबके साथ दास दासियां और रत्न वस्त्र और उपहारों की भरमार थी। जब वह बग्गी राजमहल पहुंची तो पूरा नगर देखने उमड़ पड़ा। चंद्रिका बग्गी से उतरी। अब वह ग्वालिन नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ एक राजकुमारी थी। उसने उपहार बांटने शुरू किए। सबसे बड़ी राजकुमारी को उसने दूध से भरा सोने का लोटा दिया, दूसरी को चांदी की मटकी में दही, तीसरी को रत्न जटित कटोरे में मक्खन। तीनों स्तब्ध रह गई। तभी सबसे छोटी राजकुमारी बोली, भाभी, मेरे लिए तुम कुछ नहीं लाई? चंद्रिका मुस्कुराई। उसने बग्गी का पर्दा हटाया। भीतर से एक सजीला तेजस्वी युवक बाहर आया। चंद्रिका ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है और यह तुम्हारा होने वाला वर है। यह सुनकर छोटी राजकुमारी प्रसन्न हो गई और शर्माने लगी। फिर चंद्रिका ने राजा रानी और चारों राजकुमारियों को अपनी पूरी पहचान बता दी कि वह स्वयं भी एक राजकुमारी है, राजा प्रताप सेन की पुत्री। तीनों बड़ी राजकुमारियां लज्जित हो गईं। उन्होंने चंद्रिका से क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह संपन्न हुआ। पूरे प्रतापगढ़ में उत्सव मनाया गया। संगीत, नृत्य और दीपों से नगर जगमगा उठा। राजा प्रताप सेन को पुत्री मिली। रानी भानुमति को बेटी का सुख और राज्य को एक ऐसी महारानी मिली जो करुणा, साहस और धैर्य की मूर्ति थी। उस रहस्यमय चिड़िया को लोग आज भी याद करते हैं जो जीवन को मोड़ने। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।